नमस्कार। मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं देव टॉक्स के लर्न फ्रॉम लीडर्स के एपिसोड नंबर 9 में। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का केंद्र और शिक्षा और विद्या के समन्वय का केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्रीकुंज शांतिकुंज हरिद्वार में विगत पिछले 8 एपिसोड से आप सभी की सराहना हमें मिलती रही है। इस एपिसोड 9 के माध्यम से आशा करते हैं कि ये सराहना हमें सतत मिलती रहे। आप जिस भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़े हैं, आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान के सभी मित्र गणों को इसकी सूचना देते रहें। अपने सभी मित्रों को शेयर करें और उन सभी को इसका लाभ प्राप्त करवाएं। लर्न फ्रॉम लीडर्स के एपिसोड 9 के इस श्रृंखला में सबसे पहले हमें एड्रेस करेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आज के इस सेशन को चेयर करेंगी संगीता सिंह जी। को चेयर हैं हमारी ऋचा मिश्रा जी। कीनोट स्पीकर हैं सचिंद्र सिंह पटेल जी। और साथ ही आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर हैं विशाल शर्मा जी और स्नेहलता साहू जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को, जो कि हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका हम सभी को सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को। आज के इस पवित्र अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हृदय से भाव भरा प्रणाम। आज लर्न फ्रॉम लीडर्स की इस यात्रा के चरण का नवा पड़ाव हम लोग छू चुके हैं और जो विगत 5-6 महीने की यात्रा रही है वो अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरी हुई रही है। इस तरह की उपलब्धियों से भरी रही है जहाँ पर जो विद्यार्थी, जो छोटे भाई बहन, जो बड़े भाई बहन, जो गायत्री विद्यापीठ से, शांति कुंज के इस दिव्य परिसर से एक नई और गंभीर आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के बाहर निकले, उनने न जाने कितने महत्वपूर्ण सोपानों को, पायदानों को छुआ और अपने जीवन के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से एक इस तरह का चिंतन सभी के सम्मुख रखा कि उससे अनेकों लोगों ने प्रेरणा को प्राप्त किया, प्रकाश को प्राप्त किया और आज उनके द्वारा दिए गए उद्बोधनों के माध्यम से न जाने कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रयास छोटा सा था पर उस पर परम पूज्य गुरुदेव का और वंदनीय माता जी का इस तरह का हर्निश आशीष बरसा कि देखते देखते उस छोटे से प्रयास ने एक बड़े गंभीर कार्यक्रम का स्वरूप ले लिया और हम लोगों को भी जो विगत दिनों की यात्रा है उसको देख करके बड़ा हृदय से आनंद अनुभव होता है कि वो सारे भाई बहन जो अनेकों स्थानों पर परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को पहुंचाने का माध्यम, कारण और प्रतीक बन रहे थे, आज वही न जाने कितने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और क्षेत्र के अनेकों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का माध्यम बन रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें सही पूछा जाए तो इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता पहले की तुलना में और भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें शायद ही कोई शंका और संदेह हो कि आज की परिस्थितियाँ अंधकार की परिस्थितियाँ हैं और जो वर्तमान समय की मांग है वो एक ही आवाहन को करती हुई आई है कि इन परिस्थितियों में अंधकार के विस्तार पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। और जब भी अंधकार आता है तो अपने साथ कुछ चीज़ों को समेट करके लाता है। अंधकार होता है तो लोगों को भय भी लगता है, अंधेरे में व्यक्ति डरता है और अंधेरे के साथ साथ भूल भी होती है, भ्रांति भी होती है और भ्रम भी फैलता है। रस्सी है तो सांप नजर आती है और जो अंधेरे के प्राणी हैं वो अंधेरे में निकल आते हैं। सांप, बिच्छू, चमगादड़, ये सब के सब निकल आते हैं, उल्लू। और ऐसे समय में क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश के किरण के अवतरित होते ही अहंकार इस कदर तिरोहित हो जाता है और इस तरह से तिरोहित हो जाता है कि जैसे कभी अंधेरा था ही नहीं। आज जब ये संपूर्ण मानवता, भारतीय संस्कृति और पुष्य समुदाय के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो अंधकार का आवरण छा सा गया है, तो ये परिस्थितियां एक ही मांग को लेकर के आई हैं कि इन परिस्थितियों में जो लोग अपने साथ प्रकाश की संभावनाओं को लेकर के आए हैं, जिन्हें गुरुदेव ने देवात्मा कहकर के पुकारा, हुतात्मा कहकर के पुकारा, महामानव कहकर के
पुकारा, सृजन सैनिक कह करके पुकारा, वो सभी अपने आवरणों को फेंक करके खड़े हों और अपने अंदर के उस महामानव को जिंदा करे जिस महामानव के जागरण की मांग आज की परिस्थितियां हम लोगों से करती हुई प्रतीत होती हैं। आज समय बड़ा ही गंभीर अंधकार का है और ऐसे समय में जो जागृत व्यक्तित्व हैं, शुनाशेप हैं, भागीरथ हैं, जिनके अंदर का चिंतन, जिनके अंदर का व्यक्तित्व एक नई सोच को जन्म देता है, वो लोग खड़े हों और अनेकों के पथ को प्रशस्त करें। और इसी तरह की सोच आज का ये एपिसोड भी लेकर के आया है और इसी तरह के भावों को आज के जो हम लोगों के आमंत्रित वक्ता है, वो सही पूछा जाए तो आमंत्रित भी नहीं है। कार्यक्रम उनका है, घर उनका है, विश्वविद्यालय उनका है, गायत्री विद्यापीठ उनका है, संपूर्ण गायत्री परिवार उनका है और उनके द्वारा जो भी शब्द कहे जाएंगे वो भी आप सबके। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही भाव हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई महत्वपूर्ण और गंभीर शुरुआत हो। और वैसे भी जिस भी व्यक्ति के द्वारा जो भी अच्छा किया जा सके वो अनेकों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। मुझे स्मरण आता है, एक बड़ा छोटा सा घटनाक्रम प्यारा है और उसको सुना करके बात को समाप्त करूंगा। एक छोटे से बच्चे की कथा है। 6 साल का लड़का अपनी बहन को लेकर के जा रहा था। एक दुकान के बाहर वो रुके, खिलौने की दुकान थी। भाई थोड़ा आगे बढ़ गया था, उसने देखा कि बहन रुक गई है खिलौने की दुकान पर। लौट करके आया, उसने बहन से पूछा क्या हुआ। दुकानदार बड़े ध्यान से देख रहा था कि छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसने बहन से पूछा, भाई ने, कि क्या हुआ। उसने गुड़िया की ओर देखा कि मुझे गुड़िया चाहिए। तो उसने पूछा खरीदेगी। भाई ने पूछा, उसने कहा हाँ। दुकानदार से कहा कि गुड़िया कितने की। दुकानदार बोला कि तुम्हारे पास क्या है। तो उसने 6 कंचे निकाले। बोले ये ले लीजिए, गुड़िया दे दीजिए, उसके लिए तो वही मूल्यवान थे। तो दुकानदार ने थोड़ी देर के लिए ठिठका रुका। तो लड़के ने पूछा क्यों, कम है। तो दुकानदार बोला कम नहीं है, ज़्यादा है। उसने 4 कंचे उठाए, गुड़िया दी और उसको कहा कि बाकी क्या आप ले जाओ। तो जो दुकानदार का नौकर था वो देख करके बोला कि अरे क्या कर रहे हैं आप, इतनी महंगी गुड़िया आपने 4 कंचों में बेच दी। बोले अरे तब भी सस्ती बेची है बेटा। बोले मैंने कल के भविष्य के लिए बेची है। बोले लड़का जब कल बड़ा होएगा और उसको एक घटना याद आएगी तो उसके मन में कितनी खुशी होगी कि कोई तो था जिसने अंदर की भावना का ख्याल रखा। और ऐसे लोगों की आज प्रतीक्षा ये समाज, ये संस्कृति और ये समूह करता हुआ नजर आता है। आज का एक कार्यक्रम इसी भाव को लेकर के आया है कि एक नई सोच, नया चिंतन हम लोग सबको दे सकें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से हम सभी देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज की चेयरपर्सन संगीता सिंह जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल और साथ ही AWA प्रेसिडेंट रह चुकी हैं इंडियन आर्मी AD यूनिट से। आमंत्रित करता हूँ संगीता सिंह जी को। नमस्कार, मैं संगीता सिंह, पुत्री स्वर्गीय श्रीकांत शर्मा, जो कि शांति कुंज में जीवनदानी कार्यकर्ता थे। अभी मेरी माताजी वहाँ पे निवास कर रही हैं। मेरा बचपन शांति कुंज में बीता। लगभग 20 साल तक मैं शांति कुंज के प्रांगण में रही, खेली, पढ़ी और मेरी शादी भी शांति कुंज से हुआ। वहाँ का वातावरण इतना पावन था, इतना अच्छा था, स्वर्ग जैसा महसूस हुआ। ये महसूस तब हुआ जब हमारी शादी हुई, हम उस प्रांगण से बाहर गए, तब हमें ये एहसास हुआ कि हम स्वर्ग जैसे वातावरण में रह रहे थे। हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। माता जी का
गुरु जी का आशीर्वाद, फूफा जी बुआ जी का संरक्षण हमें वहाँ पे प्राप्त था। किसी चीज़ की चिंता वहाँ पे नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा। हर एक दिन संघर्ष से लड़ना पड़ता था। बाहर के लोगों के हमारे विचार उनसे नहीं मिलते थे। उनके विचार अलग थे, हमारे विचार अलग थे। हम बहुत ही सिंपल साधारण से बच्चे थे, लेकिन बाहर जब निकल के देखे तो लगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि झूठ बोलते हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों के साथ हमें अपना समय बिताना है, हमें रहना है, कैसे उसमें सामंजस्य बिठाना है। तो ये हमें सीखना पड़ा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा। गुरुदेव के टीचिंग्स, गुरुदेव के सिद्धांतों को अपने जीवन में हमने उतारा। हमको वहाँ पे यही सिखाया गया था कि एक मनुष्य देवता कैसे बनता है, कैसे समाज को सुधार सकता है। तो ये चीज़ हमारे अंदर शुरू से, बचपन से ही थी। तो ये हमने संकल्प लिया कि हम बाहर में अब कैसे रहेंगे, कैसे इस संघर्ष से कैसे हम उभरेंगे। तो इस चीज़ पर मैंने ध्यान देना शुरू किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मैं आप लोगों के सामने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि शांति कुंज का हर एक बच्चा एक हीरे के समान है, एक मोती के समान है। उसका सर्वांगीण विकास होता है। हर एक जीवन के हर एक पहलू में वो आगे होता है। उसको सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ऊंचा उठाना है, और ये आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। वहाँ का एक एक बच्चा जो है वो तपा हुआ है, सोने जैसा है, पवित्र है और चरित्रवान है और सशक्त है, संबल है। तो मैं आपके सामने एक स्टोरी बता रही हूँ अपनी। जब मेरी शादी डिफेंस में हुई, मैं गई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन शांति कुंज का जो अनुशासन था वो भी आर्मी में भी सेम अनुशासन होता है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर जब मुझे वहाँ पे एक स्कूल में प्रिंसिपल के लिए आवेदन देने के लिए बोला गया तो मैं घबरा गई। मैं बोली कि मैंने तो कभी पढ़ाया ही नहीं है, सीधे प्रिंसिपल के लिए मैं कैसे आ सकती हूँ, ये सही नहीं है। तो मैंने सीओ की वाइफ से बोला कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल बनूँ। तो उन्होंने कहा, मेरी सीओ की वाइफ ने, कि ये छोटा सा स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल है, तुम हैंडल कर लोगी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि तुम इंटरव्यू दे के देखो, अगर तुमको ये लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो तो इंटरव्यू देने के बाद ही कोई बता सकता है कि तुम कर सकती हो या नहीं कर सकती हो। तो फिर उनके कहने पे मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में ही इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो जो एग्ज़ामिनर थे, जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे, तो जब मेरा नंबर आया तब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है कि हम आपको प्रिंसिपल बनाएं। तो मैंने बोला कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि आप मुझे प्रिंसिपल बनाएं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं सभी बच्चों का चरित्र निर्माण करूँगी, उनको सच्चा रास्ता बताऊँगी,
उनका सर्व विकास करूँगी और उनको संस्कार दूँगी। मैं बस इतना ही बोली और उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया और कुछ दिन के बाद रिज़ल्ट आया और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। तो मैंने अपनी सीईओ की वाइफ से पूछा कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम्हारी सच्चाई, लैंग्वेज इज़ डिफरेंट थिंग। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान है, आप भाषा का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्ञान है। भाषा का मतलब होता है कन्वर्सेशन, आप इजली किसी से आप कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस स्कूल को ऊंचाइयों तक लेके जाओगी। 1 साल के अंदर वो स्कूल पूरे दिल्ली में, आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल पूरे दिल्ली में फर्स्ट पोजीशन पे आया जब मैं कमांड कर रही थी उस स्कूल को। तो मुझे इतना आत्मविश्वास लगा कि मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन फिर भी कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो मुझे यही याद आया कि जो शांति कुंज में जो संस्कार मुझे मिले हैं वो उसी का परिणाम है। गुरुदेव का आशीर्वाद और शांति कुंज की परवरिश, ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी पोजीशन पे जा सकती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं अध्यक्षा भी बनी, 25 AD की आवा की अध्यक्षा सीईओ की वाइफ बनती है तो मैं वो भी बनी। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबको हैंडल किया। वहाँ पे गुरुदेव के सिद्धांतों को लेके मैंने काम किया। मेरा मेन उद्देश्य था कि इन महिलाओं की, जो जवान की वाइफ होती हैं, उन महिलाओं को सशक्त बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। तो मैंने 3 चीज़ें ली। एक कि मैंने पार्लर कोर्स करवाया उनको कि वो घर बैठे कुछ पैसे कमा सकती हैं। फिर टीचिंग का कोर्स करवाया मैंने उनको कि घर बैठे वो अपना सिलाई कर सकती हैं, कुछ पैसे कमा सकती हैं। और तीसरा जो मैंने किया वो प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग करवाया लेडीज़ को, ताकि वो छोटे स्कूल में टीचिंग कर सकें। जहाँ अपने विलेज में रहती हैं तो वहाँ पे भी वो अपना कुछ उपार्जन कर सके। तो मैंने 3 चीज़ों पे फोकस सिर्फ किया और अपने टाइम पीरियड में उनको ये काम सिखाया। तो मुझे ये लगता है कि स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि गुरुदेव ने बताया है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, ये गुरुदेव ने 3 तथ्य दिए हैं हमें। व्यक्ति निर्माण मतलब पहले अपने आप का निर्माण कीजिए। जब तक हम अपने आप का निर्माण नहीं करेंगे तो हम परिवार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे बोलेंगे कि आप तो कुछ किए नहीं, आप तो कुछ बने नहीं, फिर आप हमें क्यों सिखा रहे हैं, आप तो झूठ बोलते हैं, आपका तो चरित्र ऐसा है, फिर आप कैसे हमें अच्छी बातें सिखा सकते हैं, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर फोकस करें, हम अपनी कमियों को दूर करें कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर क्या कमी है कि हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप खुद अच्छे इंसान बनिए, फिर अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाइए, अपने परिवार को बनाइए, ताकि दूसरे लोग आपको ये ना बोलें कि अब आपका परिवार तो ऐसा है और आप समाज निर्माण के लिए निकले हैं। तो सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति निर्माण अर्थात खुद का निर्माण। परिवार निर्माण मतलब अपने परिवार का निर्माण करिए, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए, उनको उनके उद्देश्य तक पहुंचाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उनका चरित्र अच्छा बनाइए और उसके बाद तब समाज का निर्माण कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति देख के सीखता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके बोली पर नहीं सीखता है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो वैसा ही करे जैसा मैं बोल रहा हूँ,
तो आपको पहले खुद वैसा करना पड़ेगा, तभी आपका आचरण देख के वो दूसरा व्यक्ति आपसे सीखेगा। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी। बताने के लिए बहुत कुछ है, बस मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि शांति कुंज एक जगह नहीं है, वह जो है एक टकसाल है, व्यक्ति निर्माण का टकसाल है। और बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ के स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं दुनिया घूमी हूँ, मैं देश घूमी हूँ, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में मैं गई हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ के जैसे टीचर जो अपने माता पिता जैसे प्यार करते हैं कहीं नहीं मिलते। वहाँ के जो लोग हैं, जो अपनत्व है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप वहाँ रह रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हम किसी और को ना देखें, हम सिर्फ अपने आप को देखें, हम अपनी कमियों को दूर करें, हम गुरुदेव को देखें, हम माता जी को देखें, उनके सिद्धांतों पर हम चलें। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता सिंह जी। आपने महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने हेतु अपने कार्य क्षेत्र में जो योगदान प्रदान किया है, वह अपने आप में ही एक आदर्श के रूप में हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अपने कार्यक्षेत्र में और देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज की को चेयर ऋचा मिश्रा जी को, जो कि फॉर्मर रिपोर्टर रह चुकी हैं डीडी न्यूज़ में और साथ ही अभी अपनी सेवाएं दे रही हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। आमंत्रित करता हूं ऋचा मिश्रा जी को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ऋचा मिश्रा। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं वेदाध्ययन विभाग में अध्यापनरत हूँ। साथ ही संस्कृत विषय में पीएचडी शोध कार्य भी कर रही हूँ। मेरे पिता श्री चंद्रभूषण मिश्र एवं माताजी श्रीमती शांति मिश्रा पिछले लगभग 40 वर्षों से शांति कुंज में गायत्री परिवार में सेवारत हैं, कार्यरत हैं। मेरी माताजी कन्या सत्र से ही यहाँ पर हैं, उन्होंने कन्या सत्र किया और पिताजी जब शांति कुंज आए उसके बाद ही यहाँ पे अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो अध्यापन का कार्य उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। अब सर्वप्रथम मैं इसके पश्चात हमारे प्रतिकुलपति जी आदरणीय चिन्मय भैया का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यह सुवर्ण अवसर प्रदान किया कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के सामने रख सकूं। अब बात करते हैं इस सीरीज़ की, जिसका नाम है लर्न फ्रॉम लीडर्स, सीखना उनसे जिन्होंने एक पथ प्रदर्शक का काम किया है, अपना एक पथ बनाया है जिसको देखकर हम उस पर चल सकते हैं, चलने की इच्छा रख सकते हैं। पथ कैसा होना चाहिए, सीखना किससे चाहिए, ये एक बहुत समझने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की अनंत प्रक्रिया चलती रहती है। जब शिशु जन्म लेता है तो अपने परिवार में सीखता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, समाज में सीखता है, अपने स्कूल में सीखता है, विद्यालय में सीखता है, विश्वविद्यालय में सीखता है, महाविद्यालय में सीखता है और उसके पश्चात भी जीवन पर्यंत सीखने की एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे कई ऐसे पड़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जीवन में आते हैं, जिनसे हम उन अनुभवों के माध्यम से भी हम सीखते हैं, समझते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान इससे थोड़ा और आगे ले जाना चाहूँगी। यहाँ पे बात है उन लीडर्स से सीखने की जिन्होंने हमें पथ प्रदर्शित किया, हमें अर्थात संपूर्ण मानव जाति को एक नई दिशा दिखाई, नया पथ दिखाया। वो कौन हो सकते हैं?
वो है हमारे ऋषि। हमें हर वक्त, हमेशा, हर समय ये याद रखना चाहिए, हम चाहे जिस भी व्यवसाय में हो, जिस भी तरह से जीवन यापन कर रहे हो, जैसे भी हमारे जीविकोपार्जन की प्रक्रिया चल रही है, हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं। वो ऋषि जिन्होंने संपूर्ण विश्व को ज्ञान का भंडार दिया, और ज्ञान का भंडार वेदों के रूप में दिया। वेदों में सारे सभी जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं विश्व में अभी तक प्रचारित है, सारा जो संग्रह है वो वेदों में है। और वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो है संस्कृत, जिसके विषय में हम सभी बहुत ज़्यादा उदासीन हैं। हमें आवश्यकता है अपनी जागरूकता की, हम स्वयं में जागरूक हो। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हम शांति कुंज के बच्चे हैं, जहाँ पे हमें ऋषियों की परंपरा के अनुसार रखा गया। हमारी जीवनचर्या को सुबह से लेके शाम तक की जो भी हमारी जीवनचर्या होती है वो इस अनुरूप बनाई गई, जो कि देवताओं के तुल्य हो, जो कि ऋषियों के तुल्य हो। उनसे हम अपनी दिनचर्या को जब स्वयं बनाते हैं तो हम स्वयं में एक प्रयास करना हमें चाहिए कि हम एक लाइट हाउस बने, जिसके माध्यम से, हमारे माध्यम से हम इस प्रकार से टिमटिमा सके, एक ज्योति प्रकाशित कर सके, जिससे कम से कम आप किसी एक मनुष्य के जीवन को तो प्रभावित कर सके। अगर स्वयं में हम ऐसा परिवर्तन लाते हुए किसी एक को भी प्रभावित करते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक है। सिर्फ आप प्रोफेशनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारी संस्कृति देव संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है। और ऋषियों की संस्कृति को अपनाकर हम अपने देश को, अपने विश्व में अपना एक नाम रख सकते हैं, और जो कि हमारे गुरुदेव की परंपरा है, ऋषि परंपरा है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का कम से कम स्मरण रख सकें कि हम ऋषियों की संतान हैं। जब हम इस बात का हमें स्मरण रहेगा कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो हमें इस बात का गौरव अनुभव होगा, आंतरिक गौरव स्वयं में आप अनुभव कर सकते हैं। इसको प्रकट करिए कि हम ऋषियों की संतान हैं। इस बात को हम कभी ना भूलें, हम चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, हम भारत में हो, भारत के बाहर हो, जिस भी परिस्थिति में हो, हम ऋषियों की संतान हैं। हमें हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए। और जो हमारे दैवीय गुण, हमारे सभी मनुष्यों के अंदर एक दैवीय गुण सभी में भगवान ने दिए हैं, उन दैवीय गुणों का विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इसमें सफल हुए, पहले स्वयं में परिवर्तन लाए, यदि हम इसमें सफल हुए तो आपके व्यवहार को देखकर स्वयं ही दूसरे में परिवर्तन आएगा। आप जैसे दूसरे बनने चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति अंधकार में जीना नहीं चाहता, सभी को प्रकाश चाहिए, सभी को सफलता चाहिए। और वो सफलता की कुंजी जो है, वो जहाँ से प्रारंभ होता है, वो है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ऋषियों की संस्कृति। वो ज्ञान जो हमारे वेदों में संग्रहित है, और वो ज्ञान संग्रहित है संस्कृत भाषा में, जिसके लिए हम उदासीन हैं। संस्कृत भाषा ऐसा नहीं है, देखिए हम देखते हैं कोई भी भाषा उसके क्षेत्र के अनुसार से जानी जाती है। जैसे जर्मन हो गया, जर्मनी भाषा जो है वो जर्मन क्षेत्र है तो वो जर्मनी भाषा कहलाती है। हिंदी क्षेत्र है तो हिंदी भाषा हम बोल देते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के प्रभाव से उस भाषा का नाम दिया जाता है। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। संस्कृत किसी भी क्षेत्र को समाहित करते हुए संस्कृत नहीं, संस्कृत अपने आप में जो व्यक्त करती है संस्कृत भाषा, वो है परिष्करण। ऐसा परिष्करण जो कि आपके बाह्य आवरण को न बदलते हुए आंतरिक कलेवर को बदलता हुआ चला जाता है। संस्कृत ही मात्र एक ऐसी भाषा है जो कि हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित करती है। अनेक भाषाएं विश्व में प्रचलित हैं, लेकिन किसी भी भाषा का प्रभाव आपके अंतःकरण को बदलने के लिए नहीं हो पाता है। संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके प्रयोग के माध्यम से धीरे धीरे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो परिवर्तन आते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में अनेक शक्तियों का भंडार संग्रहित है, और उन भंडार ग्रंथियों के को बार बार जब चोट पहुंचती है तो वहाँ की जो हमारे शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं। ये सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में जितने जिन तंत्रिकाओं में वह गायत्री मंत्र के शब्दों का प्रभाव पड़ता है, वहाँ से शक्तियों का जागरण होता है। तो वो किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत मात्र एक विषय नहीं है, संस्कृत आपके पूरे जीवन को आमूलचूल परिवर्तित कर देने वाली एक प्रक्रिया है, एक परिष्करण की प्रक्रिया है। और इसको यदि हम
इसके महत्व को हम पहले स्वयं समझ लें। हम इसके महत्व को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर भी असहाय से हम अपनी चीज़ को रखने के लिए बहुत असहाय होते हैं। जबकि विदेशों में कितने सारे शोध संस्कृत विषय को लेकर हो चुके हैं। अनेक ऐसे भारत के अलावा अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पे संस्कृत कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि इसके प्रयोग से आपके तंत्रिका तंत्र में, आपके मस्तिष्क में इस तरह के परिवर्तन आते हैं कि आपके मस्तिष्क की गति तेज होती है, आपके स्मरण क्षमता आपकी बढ़ती है, आपके क्रियाकलाप का तरीका बदलता हुआ चला जाता है, परिष्कृत होता हुआ चला जाता है। तो किसी को नए कलेवर में, उसका बाहरी कलेवर बिना बदले आंतरिक कलेवर जो चेंज होता है, जो परिवर्तन आता है, जो परिष्करण होता है, वो एकमात्र भाषा संस्कृत के माध्यम से ही हो सकता है। और हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है, जो संपूर्ण विश्व को जो ज्ञान की धारा हमारे ऋषियों के द्वारा मिली है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे ऋषियों ने हमें दी है, वो संस्कृत में संग्रहित है। तो हमें आपको ये समझना होगा कि संस्कृत मात्र एक विषय नहीं है, संस्कृत हमारी पूरी संस्कृति को धारण किए हुए है, वो उसका आधार है। तो हमें स्वयं और अपने आसपास के लोगों को इस विषय के प्रति जागृत करना चाहिए। हम पहले स्वयं तो इसमें रुचि उत्पन्न करें। हम उसे एक विषय के दृष्टिकोण से देखते हैं, हमें उसको सिर्फ एक विषय के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे और आगे जाने की आवश्यकता है। जब हम उसके महत्व को समझेंगे, जब हमें ये पता होगा कि उसके प्रयोग से हमारे आंतरिक परिवर्तन हमारे में होगा, हमारा परिष्करण होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्यों ना हम ऐसे टूल्स का उपयोग करें जिनसे हमारा व्यवहार बदले, जिनसे हमारे व्यवहार में परिष्करण आए, जिनसे हमारा व्यक्तित्व प्रखर और परिष्कृत होता हुआ चला जाए। ये कुंजी हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। तो आवश्यकता है कि हम पहले उसके महत्व को स्वयं समझें, स्वयं उससे सीखें। हम सभी जो कुछ भी सीखते हैं, वो ज्ञान के जितने भी भंडार हैं, जो हमने अपने बड़ों से सीखे हैं, उन्होंने भी अपने बड़ों से सीखा है। तो जो सीखने की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उसका जो स्रोत है वो वेदों का ज्ञान है, और वो जो संग्रहित है वो संस्कृत भाषा में संग्रहित है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके महत्व को स्वयं समझें, दूसरों को लाभान्वित करने से पहले स्वयं लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करें, और इसी तरह आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा मिश्रा जी। आपने भारतीय संस्कृति एवं स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है के संदेश के माध्यम से जो हम सभी के बीच अपना अनुभव साझा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कीनोट स्पीकर सचिंद्र सिंह पटेल जी को, जो कि टेक्निकल नेटवर्क एसोसिएट के रूप में शांति कुंज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आमंत्रित कर गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में बुआ जी फूफा जी के आशीर्वाद के साथ अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चिन्मय भैया को धन्यवाद देता हूँ कि इस लर्न फ्रॉम लीडर्स प्रोग्राम के माध्यम से आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो अपना परिचय देते हुए मैं बताता हूँ कि मेरा नाम सचिंद्र सिंह पटेल है। पहले गायत्री विद्यापीठ में मैंने पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं नवोदय गया। नवोदय जाने के बाद फिर मैंने इंटर आनंदमयी से किया। उसके बाद कई सारी चीज़ें होती चली गई, ज़िंदगी है बढ़ती चली जाती है। पढ़ाई ख़त्म हुई, पढ़ाई के बाद मैंने काफ़ी समय तक जॉब किया। अपने यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय का फर्स्ट बैच एनिमेशन में एडमिशन लिया, कोर्स पूरा किया, मुंबई जॉब करने गया। अभी फ़िलहाल जो है मैं शांति कुंज के मीडिया विभाग EMD इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न में कार्यरत हूँ, जिसमें कैमरा से लेकर एडिटिंग से लेकर हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे पार्ट हैं। मेंटेनेंस का है, टेलीफोन का है, PA सिस्टम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो सब करने का मौका मिला मुझे यहाँ आके, और अभी मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कि अब तक जैसा कि इसमें है कि
प्रोग्राम का नाम है लर्न फ्रॉम लीडर्स। तो उस हिसाब से जो मैंने अब तक जो अपनी ज़िंदगी में सीखा, बताया, करा, वो मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जो मैंने सीखा है वो ऐसा सीखा है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, पसंद होती हैं, आप उसी तरफ बढ़ते हैं और उससे संबंधित चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। आपको खेलना अच्छा लगता है तो आपको बॉल से प्यार होगा, पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ाई से प्यार होगा। ऐसे ही मेरे उद्यमी था बहुत, शुरू में मैं बहुत उद्यमी था, उछलना कूदना, कहीं भी चढ़ जाना। तो जब मेरा एडमिशन होना था नवोदय में तो मैंने एग्ज़ाम दिया, डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक आई। इत्तेफाक से पढ़ने में अच्छा था उस टाइम तक। गए बाबा दिखाने मेरे को, तो मैंने देखा वहाँ डबल बेड था। मैंने कहा बड़ा बढ़िया है यार, डबल बेड है। जब डबल बेड है तो मैंने कहा ऊपर चढ़ने को मिलेगा। मैंने फ़ौरन हाँ बोल दी बगैर सोचे। छोटा सा बच्चा 6th क्लास में ये भी नहीं जानता कि भाई घर से दूर रहना है, क्या होना है, कैसे होना है, पर मैंने हाँ बोल दिया कि भाई मैं तो अभी यहीं पढ़ूँगा, यहीं एडमिशन लूँगा। तो ये आपकी रुचि है जो आपको तय करती है कि आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता तो शायद मेरे को अपने यहाँ ही पसंद आ जाता, लेकिन वो मेरा को चढ़ना, उछलना, कूदना मुझे वहाँ बेड में ही समझ में आ गया। वहाँ से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, सामंजस्य बैठाना, लोगों से बात करना, कैसे बात करना है, क्या बात करना है, कैसी भी कंडीशन हो अपने आप को उस जगह एडजस्ट करके चलना, कैसे चलना है, क्या करना है। कई बार हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन वहाँ नवोदय में जाने के बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिल जाती है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं भी चले जाएं, हॉस्टल लाइफ में हो, कहीं हो, जॉब में हो, आपको पता हो जाता है कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी। चलिए, वहाँ से पढ़ाई पूरी हुई मेरी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहाँ एनिमेशन फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से एनिमेशन का कोर्स भी किया। जब मैंने एनिमेशन का कोर्स किया उस टाइम तक ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कैसे होता है, क्या करना है। लेकिन जब मैंने एनिमेशन का कोर्स कर लिया तो मुंबई जाने को मिला। मुंबई गए, जॉब लगी, 5-6 साल तक हमने जॉब भी की। उसके बाद हम वापस यहाँ आए। कुछ पारिवारिक स्थितियाँ थीं, कुछ घर वालों का प्रेशर था, भाइयों में अकेला था जो यहाँ आ सकता था, तो मैं उसके बाद यहाँ चला आया। कि जो मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति कैसी है, क्या है, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। कोई कैसा सोचता है, क्या करता है, लेकिन जो मेरा अपना मानना है, सोचना है, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी मनुष्य का बचपन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है उसकी सारी ज़िंदगी के लिए, और ना उसे हमें कभी भूलना चाहिए। हम कैसे थे, क्या हुआ, कैसे किया, तो हमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखाई जाती हैं, सीखते हैं हम बचपन से लेकर शुरू तक। और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें कुछ रियलाइज़ होता है कि अच्छा जी अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन तब भी अपने उस बचपने को, बालमन को, जो एक सर्वसुलभता होती है, एक कच्चा मन होता है, भगवान का मन होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा पता लगा है, अब छोटे से बच्चे को देखिए, उसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती, हंसता खेलता रहता है। चोट लग गई, गिर गया, उठ गया, खड़ा हो गया, घूमने लग गया, फिर हंसता खेलेगा, थोड़ी देर का रोना, फिर सब शांति। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं बचपन में ही होती हैं। जब आदमी बड़ा होता है ना, तो उसके बाद फिर वो सब चीज़ें नहीं भूल पाता। फिर उसे लगता है अरे यार मेरे साथ ये दुख है, वो दुख है, किसी से झगड़ा हो गया, अरे ये झगड़ा हो गया। बचपन में क्या होता है, हम आपस में झगड़ते हैं, दूसरे दिन दोस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है अपने जीवन का कि आपको बचपना अपने साथ रखना चाहिए। अगर बचपना नहीं है तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर देते हैं, बहुत सी परेशानियाँ भी हो जाती हैं कई बार। लेकिन अगर आप में बचपना है, आप उस बाल सुलभ प्रवृत्ति को जानते हैं, उसको समझते हैं, या कहना चाहिए आप उसमें जीते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में एक बचपन होता है और उसे ज़िंदा रखना चाहिए। तो जो बचपन होता है उसके हम ज़िंदा रखते हैं, वो हमारे आगे के जीवन को, जो हमारी उम्र के साथ बढ़ रहा है, उस जीवन को संभालने में, चलाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। कोई चीज़ की टेंशन नहीं, कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं। क्यों? क्योंकि बालमन है। बालमन तो ऐसा ही होता है भाई। ये मेरा एक परम ही सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य जो हर एक को नसीब में नहीं होता, कि मैं शांति कुंज में रहा, बचपन से यहाँ पढ़ा लिखा। ऐसा भी होता है कि आदमी एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ रहे, पढ़े, गुरुदेव माता जी को देखा है, उनका प्यार पाया है, अब बाद में फूफा जी, बुआ जी का प्यार पाया है, उनके साथ रहे हैं।
तो जो बचपन होता है ना, जो परिवार होता है, समाज होता है, बचपन से हमें बहुत कुछ सिखाता है। और जो सिखाता है ये बहुत बड़ी कुंजी होती है आपके हमारे सबके लिए कि जीवन, आगे के जीवन कैसे होगा, उसकी दिशा धारा तय करने के लिए जो आपका बचपन होता है ना, 8 से 10 साल, 12 साल, 14 साल, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर बचपन में किसी का भी देख लें तो उसका असर होता है, बचपन कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। कितने बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे, कहीं देखेंगे साइकोलॉजिकल या कैसे भी, तो देखेंगे कि उनका बचपन कैसा रहा, उसके हिसाब से आगे काम बढ़ पाता है। मेरा जो भी अनुभव रहा है इस सब पूरे उलटफेर में, समाज में कैसे क्या कहाँ, वो सब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अच्छे से रख पाऊँ। कैमरे के सामने बोलना आता नहीं है मेरे को, शायद पहली बार मैं कैमरे के साथ ऐसे ही बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। मेरी स्कूलिंग के बारे में पता है, बहुतों को नहीं पता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने के बाद जो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मैं शांतिकुंज में रहा हूँ तो यहाँ का एनवायरनमेंट समझता था। वातावरण तो ऑब्वियस है कि हमारे सबके जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता ही है। कि यहाँ क्या क्या सीखने को मिला, यहाँ सीखने को मिला वो जो मैं नवोदय में कुछ हद तक नहीं सीख पाया। समय, भौतिकता, ये सब चीज़ें आप नवोदय में सीख सकते हैं, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे। हमने सीखा वहाँ पे सामंजस्य कैसे बैठाना है, टाइम को कैसे एडजस्ट करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि रूटीन फिक्स होता है। लेकिन अपने जीवन को कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है, कब करना है, किस हिसाब से रहना है, समाज के साथ कैसा ज़रूरी है, कैसा ज़रूरी नहीं है, क्या करना है, जो जीवन जीने की कला है ना, जो हमें सिखाती है, जो हमारे आगे की ज़िंदगी को, बचपने के बाद, बालपन के बाद जो आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए जो रास्ता होता है, वो रास्ता यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने के बाद ज़्यादा अच्छा समझ में आया। वो अभी भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि ये जो जीवन जीने की कला है, ये कला 1-2 दिन के लिए नहीं होती, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को उलटफेर करने में सक्षम होती है। अब पूरे जीवन की दिशा धारा बदल जाती है इसकी वजह से, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक अस्त व्यस्त ज़िंदगी नहीं रह जाती है, बहुत सारी चीज़ें, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाती है। अध्यात्म में आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी सोच कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब जगह नहीं मिलती, पर हम बहुत ही लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पढ़े देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और हमें वो सब मिला। जैसा कि मैंने जाना, सीखा, मैंने ये देखा है कि जो जुगाड़ होता है, जुगाड़ सब समझते हैं ना आप लोग, किसी चीज़ को कैसे कब कैसे करना है, कहाँ करना है। आपके पास चीज़ें नहीं होती, सीमित होती हैं, लेकिन उससे आपको कुछ ना कुछ काम निकालना होता है। तो कम से कम चीज़ों में, साधन नहीं में आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बचपन से शांतिकुंज में रहते हुए बहुत से ऊर्जावान कामों को लेकर, जो रचनात्मकता को लेकर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत उछल कूद में था, चलता फिरता था, भागता दौड़ता रहता था, तो मैं रचनात्मक कामों को लेकर, चाहे स्काउटिंग में हो, पानी पिलाना हो, कुछ भी हो, इस तरह के छोटे छोटे कामों में बहुत काम किया। तो आदमी काम करता है तो सीखता है, लर्न करता है कि कोई चीज़ कैसे कैसे हो सकती है। आज समझ सकते हैं, अगर आपके पास साधन नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कम साधन है, तो आपको पता है कि ये चीज़ के जुगाड़ कैसे निकलेगा। आपको पता होता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखने से, समझने से मिलती हैं और करने से मिलती हैं। आपको कोई एक दिन में पढ़ा नहीं सकता कि आपने पढ़ लिया और आप जुगाड़ में ट्रेंड हो गए। अब कोई सा भी काम हो जाए, देख लीजिए कैसे होता है। उदाहरण के लिए भी जब मैं आया तो ये मेरा ट्राइपॉड जो है एकदम खस्ता हालत में था। मैंने देखा इसमें कितने नट हैं, कितने बोल्ट हैं, क्या हैं, उसको पहले जुगाड़ से ठीक किया, उसके बाद मैं अब आपके सामने हूँ। तो कुल मिला के हमें देखना होता है, हमें समझना होता है कि हमें काम कैसे करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। चीज़ों से घबराना नहीं होना चाहिए, डर जाए एकदम क्या होगा कैसे होगा। तो मेरा मानना है कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे, एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। रचनात्मकता होनी चाहिए जीवन में। जीवन का एक ही मूल मंत्र है, आगे बढ़िए, चलते रहिए और काम करते रहिए। रचनात्मकता होनी चाहिए। अगर आप बैठ गए कि अरे ये कैसे होगा, क्या होगा,
तो उसकी संभावना बहुत कम है कि आप कुछ कर पाएँ, जब तक आप उसके लिए सोचेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं। जैसा कि मैं इतनी जगह रहा, शांति कुंज में पढ़ा, नवोदय में पढ़ा, फिर रायवाला माँ आनंदमयी में पढ़ा, गाज़ियाबाद पढ़ा, उससे पहले मैं कानपुर में पढ़ा, रुड़की में पढ़ा। बहुत सारी जगह मैंने थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ाई हुई है मेरी। बाद में सबसे लास्ट में मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ा। तो सब जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कहाँ पे किया, कहाँ पे कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो ये तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी सीखने का नाम है। हम कहीं रुक नहीं सकते कि हम कब सीखेंगे, हमारी तो उम्र हो गई, हम नहीं सीख सकते, हम बुढ़ा गए नहीं सीख सकते, तो एक बार में समझ में नहीं आया नहीं सीख सकते, मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें पता है, हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि हमें मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ज़िंदगी सिखाती रहेगी और हमें सीखना कभी बंद नहीं कर सकते। चाहे वो 5 साल का छोटा बच्चा हो, उसे क से कबूतर, ख से खरगोश सिखाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे तरीके के काम सीखते हैं, लेकिन सीखना तो है ही है। और केवल काम ही नहीं सीखना है, हर चीज़ सीखनी है। किसी से बात करनी है, कैसे करनी है, जाना है कैसे जाना है, कहीं जाना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करना है। हर चीज़ के लिए दुनिया में इतने सारे काम हैं, इतने तरीके के वर्क हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। किसी भी एक विषय को लेंगे तो उसमें हज़ारों शाखाएँ निकल जाती हैं। तो कुल मिला के आपको सीखना तो है ही है, और सीखना बहुत ज़रूरी है। जो ये सीखना है ना, जो ज्ञान है, वही आपके आगे आने वाले भविष्य को बनाता है। बैठे बैठे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात और ना, कि हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले थोड़ी सी रूपरेखा बनाएं, क्या है, कैसे है, और उस पर पहल कर दें। ये सोचने में केवल व्यर्थ समय गंवाना, वो मेरी समझ से थोड़ा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैं जैसा रहा हूँ शुरू से, बचपन से, हमेशा लोग कहते थे कि मेरे पाँव में चक्का लगा हुआ है, शंख बना हुआ है, चक्कर गिननी रहता हूँ मैं तो चक्कर गिननी रहता हूँ। तो मुझे पता रहता है कि भाई मुझे अब ये काम करना है, ये मोटिव है, रिसेट करना है। एक बार मैं एक काम लेता हूँ और उसे करके छोड़ देता हूँ। कैसा भी काम हो, कुछ भी काम हो, नहीं होगा तो किसी और तरीके से होगा, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा, काम तो होगा ही होगा। तो जो काम होता है ना, जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो हमें धीरे धीरे सिखाता है, तरीके बन जाते हैं, कई सारे तरीके बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि काम नहीं होगा। दुनिया में कोई सा ऐसा काम नहीं है जो ना हो, बस हमें सोचना पड़ता है कि वो कैसे होगा। जिसने ये सोच लिया उसकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलेगी, आराम से चलेगी। लेकिन रही बात सारी घूम फिर के वही आती है कि हमें अपना बचपना नहीं भूलना चाहिए। जो छोटा बच्चा होता है ना, एक बार खड़ा होता है, चलता है, गिर जाता है, चलता है, गिर जाता है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि मैं नहीं चल पाऊँगा। अगर उसने ये सोच लिया कि मैं नहीं चल पाऊँगा तो चल ही नहीं पाएगा। हम साइकिल चलाना सीखते हैं, 1 बार से गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, 3 बार गिरते हैं, लेकिन चलाना सीख लेते हैं। अगर हम पहली बार में ही हार मान जाएँ कि नहीं जी हमसे तो नहीं चलेगी, तो हम नहीं सीख सकते कि साइकिल कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। उसी तरह से सारे काम हैं। हमारे भारत देश में ज़्यादातर काम सीधे सीधे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली टेढ़ी करने से मतलब क्या है, गलत काम नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलत काम नहीं करना है, लेकिन उसको सीखना है कि वो सही तरीके से कैसे होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम एक बस आपने किया और हो गए। हलवा नहीं है कि आराम से मुंह में डाला और सीधा पेट में चला गया, कि मक्खन नहीं है कि सीधा चाकू रखा और कट के बाहर हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी जी। और मेहनत करेंगे और उसके बाद काम ना हो तो बताइए, आप दुनिया में देखेंगे, पूरे विश्व में, राष्ट्र में, कहीं भी देख लें, अपने आसपास देख लें, कोई भी आपको एक भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने खूब मेहनत करी हो, काम किया हो और उसके बाद बोले जी भाई मैं तो सफलता ही नहीं पा रहा हूँ, सफल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुए जी? आपने उस काम को किया नहीं ढंग से। अगर आप सोचते हैं कि आपने ढंग से किया है तो उसमें असफलता की गुंजाइश ही नहीं है। गुरुदेव का एक कथन है कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि आपने काम को पूरे मनोयोग से नहीं किया। अगर आप पूरे मनोयोग से मन लगा के काम करेंगे तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो
असंभव हो। ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा, किसी के मार्गदर्शन से होगा। क्यों पूछने समझने में क्यों हिचकिचाना? पूछने समझने में हिचकाने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमसे तो नहीं हो रहा, हम तो साइकिल नहीं चला पा रहे थे, हम तो गिर गए थे, तो हम तो किसी को नहीं बोलेंगे सपोर्ट करने के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमसे बड़े हैं, हमसे समझदार लोग हैं, जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो पूछने में शर्माना क्या? तो सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया ना, तो समझ जाइए कि उस दिन आपकी ज़िंदगी रुक गई, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या बातें हो गई? आपको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, आप में बचपना होना चाहिए, आप अपनी बाल स्वरूप प्रवृत्तियों को नहीं रोक सकते। तीसरी बात वो क्या कि आप में जो अच्छा लगता है ना, वो उससे संबंधित चीज़ें ही आपको अच्छी लगती हैं। आपको क्या काम अच्छा लगता है, आप उस और अग्रसर होइए, उसी में अपनी एक्सपर्टीज़ करिए। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसे और अच्छा बनाइए, उसी को तराशिए। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो हर काम हर तरीके से हर चीज़ को जानता हो। कोई भी नॉर्मल इंसान सारे काम नहीं कर सकता, नहीं करता। लेकिन जितने लोग सफल हुए हैं, बहुत से लोग सफल हैं दुनिया में, इतने लोग हैं, बड़े बड़े महानुभाव हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपना काम करना जानते थे, वो अपना जो उनका काम है उसको अच्छे से करना जानते थे। बस यही एक चाबी है जीवन की। आप जिस काम को कर रहे हैं उस एक काम को मन लगा के करिए। अगर वो काम आपसे अच्छे से होने लग गया तो बस जीवन की दिशा धारा सुधर जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिंद्र सिंह पटेल जी। आपने हमारे बीच जो अपने जीवन के अनुभव साझा किए हैं और साथ ही साथ सीमित संसाधनों के माध्यम से कार्य को किस तरीके से पूर्ण किया जाता है, यह अनुभव साझा किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के हमारे एंड स्पीकर विशाल शर्मा जी को, जो कि एफएक्स टेक्निकल डायरेक्टर हैं मिल फिल्म्स एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में। आमंत्रित करता हूं विशाल शर्मा जी। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं शांतिकुंज के समर्पित कार्यकर्ता श्री प्रमोद शर्मा जी एवं श्रीमती सुमन शर्मा का सुपुत्र हूँ। मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में एज एन एफएक्स टीडी काम कर रहा था। अभी कोरोना महामारी और जैसा अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं शांतिकुंज पहले ही आ गया था और वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से ही। मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी मैंने शांतिकुंज में रहते हुए सीखा है, मेरा लगभग पूरा बचपन यहीं पे बीता है। हम लोग पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उसके माध्यम से अगर वो आपके लिए यूज़फुल हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपने जो भी और लोगों ने भी जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उन सब से भी हमें कुछ सीखने को मिले, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुदेव माता जी का सानिध्य यहाँ हमेशा से ही है। फूफा जी बुआ जी का प्यार हमको बहुत मिला है, बहुत मिला है। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा चिन्मय भैया को, आदरणीय चिन्मय भैया को, जिन्होंने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम आप लोगों से सबसे कनेक्ट कर सकें, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है, मैं गायत्री विद्यापीठ का पढ़ा हुआ ही हूँ। 1st to 8th मैंने यहीं पे पढ़ा है। यहाँ पे हमको लाइफ के जो बेसिक स्किल्स हैं अलॉन्ग विद माय स्टडीज़, हम लोग बचपन से ही योगा, प्राणायाम, स्काउट एंड गाइड, हैंड क्राफ्ट्स, मड क्राफ्ट, ये सब बहुत करते थे। तो बचपन से ही हमारा रुझान इन सब चीज़ों में है कि हाँ, आप कितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर स्टडीज़। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा स्टडीज़ में ही बहुत अच्छा है तो वही बेटर करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप बहुत आगे तक निकल सकते हैं। तो हमको बचपन से ही ये सब सिखाया गया है कि सिर्फ स्टडीज़ ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बट it's not the only thing which can make your career। आपका करियर बहुत चीज़ों में बन सकता है। स्पोर्ट्स में आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं थैंक यू करूँगा चिन्मय भैया को वंस अगेन, जिन्होंने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। मेरा कॉलेज भी
यहीं पे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ है। 12th के बाद की पढ़ाई मैंने यहीं पे की है। मैंने एनिमेशन का कोर्स किया है यहाँ से। और यहाँ पे रहते हुए जो मैंने सीखा, जैसे यहाँ पे लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस भी होती हैं और योगा क्लासेस होती हैं, ये सब क्लासेस आपके लिए कंपलसरी होती हैं। और जब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी स्टडीज़ भी होती हैं, ये सब क्लासेस भी होती हैं। बच्चों को थोड़ा लगता है कि शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, बट जैसे उसके बाद अब आप जॉब के लिए जाते हैं तो फिर ये सब चीज़ें रियली आपको बहुत हेल्प करती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस करने में आपको बहुत हेल्प करती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। आप अपना स्ट्रेस कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जो मैंने सीखा वो आज तक मेरे काम आ रहा है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए हम लोग, जब हमारी पढ़ाई ख़त्म होती है यहाँ पे, तो हम लोग इंटर्नशिप्स में जाते हैं यहाँ से। और उन इंटर्नशिप्स में जाके हमको बहुत लोगों से कनेक्ट करने का अवसर मिलता है, लाइक मिशनरी गतिविधियों के लिए भी, और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे पढ़ने का क्या है। तो इससे एक चीज़ होती है कि हम लोग अपना प्रोफेशनली उनको गाइड तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ गुरुदेव का जो विचार क्रांति अभियान है उसमें बहुत हेल्प होती है। यहाँ के बच्चे जितने भी जाते हैं इतने स्ट्रांग होके जाते हैं कि बाहर बहुत अप्रिसिएशन मिलता है यहाँ के बच्चों को। तो ये जो गायत्री परिवार का एक टैग है, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये जब हम लोग यहाँ से बाहर जॉब करने जाते हैं या फिर कभी भी, मतलब जैसे अभी मैं एडिलेड में था, वहाँ पे भी गायत्री परिवार के नाम से बहुत लोग हमसे कांटेक्ट करते थे कि आप गायत्री परिवार से हैं, अच्छा हम भी यहाँ से हैं। एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, मोस्टली हम लोग शांति कुंज में ही पले बड़े हैं। पिछले लगभग 20 साल लगभग 20 साल मैंने अपनी लाइफ के यहाँ पे बिताए हैं। तो यहाँ पे रहने के बाद बाहर जाना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग तरीके के लोग देखने को, यहाँ पे हम जैसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सब की जैसे हमारे जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग सेम तरीके की होती है। बट जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो थॉट्स में थोड़ा डिफरेंस आता है, लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। वो देख के पहले थोड़ा सा मन अटपटा ज़रूर होता है, लेकिन फिर ये भी देखने को मिलता है कि हमारे इतने अच्छे संस्कारों की वजह से, जो हमारी अपब्रिंगिंग है उसकी वजह से, हम लोग, जो हमारे जैसे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हम लोग अपने आप उन लोगों को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। तो एक इट्स लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स जो अच्छे लोगों को अपने आप अट्रैक्ट करता है, और जो बुरे लोग बुरे नहीं होते, जो भी जिनकी बुरी आदतें हैं, वो आदतें भी हम धीरे धीरे चेंज करने में बहुत बहुत हद तक कामयाब रहते हैं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम गुरुदेव का काम कैसे करें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जो मैं भी जब बाहर गया तब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे यहाँ से ही हमको बताया जाता है कि समयदान, अंशदान, ये सब चीज़ें तो हैं ही। इसके साथ साथ एक जो काम आप कर सकते हैं और जो मैं भी करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, वो ये है कि आप गुरुदेव की छोटी छोटी पुस्तकें लेके बाहर निकल जाइए। जैसे मैं मुंबई में भी रहा हूँ, तो मुंबई में लोकल ट्रेन का सफ़र आपका कंपलसरी हो जाता है अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत अप डाउन करना पड़ता है आपको। तो छोटी छोटी पुस्तकें बैग में रखिए। कोई ऐसा इंसान दिखता है कि जो हाँ ये मेरी बात सुनेगा। कुछ लोग डेफिनेटली आपको नहीं भी सुनेंगे, बट बहुत सारे लोगों को जब मैंने वो किताबें देना स्टार्ट किया, तो मुंबई में क्या होता है कि आप बहुत रेगुलर बेसिस पे लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि सबका ट्रेन के टाइमिंग सब कुछ फिक्स होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव के विचार हम जितना फैला सकें, जितना ये विचार क्रांति अभियान को हम आगे लेके जा सकें, ये हमारे लिए इस बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उनके इस मिशन में अपना योगदान दे पाएँ। तो मेरी सबसे यही अपील है कि आप भी छोटी छोटी पुस्तकें, जैसे हारिए ना हिम्मत एक किताब है, मैंने मेरी आंखों से लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है। वो किताब को पढ़ के, वो जो लोग बहुत डीप मोटिवेटेड हो जाते हैं ज़िंदगी में, बहुत परेशान हैं,
वो इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोगों को मैंने वो किताबें दी, उसके बाद पढ़ के उनका नज़रिया ही मतलब चेंज हो जाता है। भले ही उनको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक चमत्कार होगा और सब कुछ हो जाएगा, बट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बिल्कुल आप भी ट्राई करके देखेंगे तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि हाँ, गुरुदेव ने जो लिखा है वो लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जब हम बाहर से कहीं शांति कुंज में आते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहूँगा। इतनी दिव्य अनुभूति होती है यहाँ आके, जैसे मानो एक बहुत कोलाहल भरी ज़िंदगी, बहुत शोर शराबे से हम बिल्कुल शांत स्थल में आ गए हैं। यहाँ पर आप समाधि पर बैठकर गुरुदेव माता जी से अगर ध्यान लगा के बात करना चाहेंगे तो आपको रिप्लाई मिलते हैं, ये मैंने अपने आप नोटिस किया हुआ है। तो इतना अच्छा वातावरण, ये जो चीज़ें हमको यहाँ रहते हुए जिन चीज़ों का अनुभूति नहीं होती, जिन चीज़ों की, वो बाहर से आने के बाद हमको पता चलता है कि हम इतने सालों से इतने दिव्य वातावरण, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे थे और हमने उसको कभी फील ही नहीं किया। एक बार जाके हिमालय में, एक बार जाके प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पे बैठ के देखिए, और जो भी परेशानियां हैं अपनी, जो भी आपके मन में चल रहा है, एक बार गुरुदेव से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए वहाँ पे बैठ के, और आपको रिप्लाई मिलेगा, ये 100% गारंटी है। और ये सब जैसा कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आ रहे हैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, सब लोगों से हमने ये सुना है कि बेटा अपनी जो भी परेशानी हो, आप हमको भी नहीं जो बता सकते, वो गुरुदेव को जाके बता दो, और सच में उसका इतना अच्छा समाधान निकल के आता है। कई बार कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, पर आप ये देखेंगे कि गुरुदेव कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी, जो बहुत गलत होने वाला था, उसको वो ना करके आपको वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो आज नहीं तो कल आपको ये पता चलेगा जो मेरे साथ उस दिन हुआ था वो ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ। आज उसको जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा हुआ, चलो वो हो गया, तो मैं आज इतने अच्छे पोजीशन पे हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ कि एक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। उस टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने घर पे फ़ोन किया, सब ने बहुत समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, ये होगा, और कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ तो आती ही रहेंगी लाइफ टाइम। और उसके, आप मानेंगे नहीं, उसके 3 महीने बाद ही मुझे एक इतनी अच्छी कंपनी से मुझे ऑफ़र मिला कि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको शांति कुंज आने पे पता चलती हैं, जब हम खुद यहाँ पे एंटर होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, गुरुदेव से चरण पादुका में रोज़ प्रणाम करने जाओ, वहाँ पे आप अपनी बातें रख सकते हैं, तो रिप्लाई मिलता है। आप एक बार जब हम यहाँ पे आते हैं तो इट्स लाइक अ पावर हाउस, आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ आके। बस अपना जो विश्वास है ना, वो गुरुदेव के प्रति रखना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना जीवन उनको समर्पित किया है, तो आप 110% उन पर विश्वास कीजिए कि आज भले ही मेरे साथ कुछ भी अगर सही नहीं हुआ, तो कल मेरा बहुत ब्राइट है, मेरा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऐसा उन पर विश्वास रखिए, और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ, सच में ऐसा होता है। ये तो हो गया मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे को कैसी अनुभूतियाँ होती हैं, और मेरे जैसे मुझे लगता है हर किसी को ऐसी अनुभूति होती है। यहाँ पे आने के बाद इतना अच्छा लगता है, मैं बता भी नहीं सकता। अभी लगभग पिछले मैं 1 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम एक कहीं आश्रम कह सकते हैं, या जो भी आप उसको वर्ड दें, वहाँ रह रहे हैं। ऐसा लगता है हम एक परिवार में रह रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छी अनुभूति होती है। ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट मैं आपको यही बताऊंगा कि आप डू वॉट एवर यू लव टू डू, मतलब आपका जिसमें दिल लगता है, जो चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, हमेशा वो चीज़ करें। आप अपना करियर भी वही चुनें जो आपको पसंद है। कभी किसी के प्रेशर में आके ये ना करें। कई बार घर वालों का प्रेशर होता है, बहुत से लोग प्रेशराइज करते हैं, बहुत से लोग भेड़ चाल में चलते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा डॉक्टर बन जाओ, बट आप में वो इंटरेस्ट नहीं है वो बनने का, तो कभी मत करिए वो।
जो आपका इंटेंट है, अब यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, मतलब आपका इंटेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को जो भी कर रहे हैं उसमें, मैं ये नहीं कर रहा कि अच्छी अच्छी मतलब जैसे डॉक्टर इंजीनियर ही बनो, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं और आज के टाइम पे बहुत ब्राइट फ्यूचर है हर चीज़ में। पॉजिटिविटी की जहाँ तक बात है, स्टे पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रह के काम करें। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सबके मन में आते हैं, बट उनको ओवरकम कर जाएं। जो भी नेगेटिविटी आए नहीं, उसको दिमाग में ज़्यादा देर रखने नहीं देना चाहिए, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सोचें, और ये सब करने से हमेशा अपने चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल्स सेट करें आप, और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट सेट कर दें कि इतने टाइम में मुझे ये गोल अचीव करना ही है। क्योंकि अगर सिर्फ गोल अचीव करेंगे और गोल सेट करेंगे और उसके लिए टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो फिर वो गोल नहीं हुआ। जैसे कोई एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो आप एक टाइम लिमिट रखें कि विद इन एन ईयर और विद इन 6 मंथ्स मुझे इसको क्लियर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके गोल्स आप सेट करें। जब ये सब करते हैं तो सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो अगर नहीं मिलती तो इंसान हताश हो जाता है। तो सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। तो और आप लगन से लगे रहेंगे, उस चीज़ में लगन से मेहनत करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये 100% होता है। फेलियर्स से कभी डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि फेलियर्स तो हमेशा आते हैं। आप ट्राई करेंगे तो फेल भी होंगे, पास भी होंगे, बट अगर ट्राई ही नहीं करेंगे, फेलियर ही नहीं आएंगे ज़िंदगी में, तो आपको सक्सेस का मज़ा ही नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कोई फेल ना हो, बट फिर भी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फेल हो रहे हैं तो बिल्कुल हताश नहीं हो, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना टाइम वर्क में दे रहे हैं, आप उतना ही टाइम अपने घर पे भी दीजिए, अपनी लाइफ के लिए भी कुछ टाइम निकालिए। क्योंकि मानव जीवन जो है वो बहुत 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 मुश्किल से मिलता है, बहुत बहुत रेयरली मिलता है। हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें ये मिला। तो ज़िंदगी में सब कुछ सिर्फ काम ही नहीं होना चाहिए, आपको फैमिली के लिए, दूसरों के लिए भी टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर्क इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप 8 घंटे काम करिए, मैक्सिमम जो भी जितना भी आपका लिमिट है उतना काम करिए, बट मेक श्योर आप घर वालों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, माँ बाप के लिए टाइम निकाल रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वर्क लाइफ में अगर पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ एक भी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वर्क लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंसान की। टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ट्राई करिए कि आप अपने ऑफिस और घर को अलग अलग मैनेज कर पाएँ। ऑफिस के टाइम पे ऑफिस की टेंशन जो भी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ अगर आपको कुछ फेलियर्स आ रहे हैं तो उसका आप घर पे इम्पैक्ट आए। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑफिस ऑफिस में होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, और सबके लिए आपको टाइम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लाइफ सिर्फ अपने लिए ना जिए, लाइफ दूसरों के लिए भी जी के देखें। गुरुदेव ने तो अपना सारा जीवन दूसरों के लिए ही जिया, तो क्या हम अपना थोड़ा सा भी टाइम दूसरों के लिए नहीं निकाल सकते? थोड़ा सा टाइम दूसरों के लिए निकाल के देखिए, दूसरों की सेवा करके देखिए। किसी भी वे में कर सकते हैं, कि कैसे भी कर सकते हैं, सेवा करना आपका कर्तव्य होना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है किसी की सेवा। जैसे आप किसी को कभी कुछ अनाज ही दे देते हैं तो आपको कितना अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ, आज मैंने इसको थोड़ा सा हेल्प किया। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, लोग तो बहुत बड़ी 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 चीज़ें करते हैं। तो अपना जो टाइम है फैमिली तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए भी जी के देखें। बस यही मैं बोलना चाहूँगा आप सबसे कि एक बार ज़रूर शांति कुंज आएँ। यहाँ पे जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं बहुत अद्भुत अनुभव होता है। एक बार ज़रूर आएँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल शर्मा जी। विदेश में रहकर अपनी भारतीय संस्कृति के विचारों को जो जन जन तक पहुंचाने का आप यह कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन के, अपने कार्य क्षेत्र के अनुभवों के माध्यम से आपने जो हम अपने अनुभव साझा किए हैं
उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज की अगली एमिनेंट स्पीकर स्नेहलता साहू जी को, जो कि योगा ट्रेनर हैं कल्ट फिट बेंगलोर इंडिया में। आमंत्रित करता हूँ स्नेहलता साहू जी को। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्नेहलता साहू हूँ। मैं एज अ योगा ट्रेनर एक फ़िटनेस कंपनी है जिसका नाम है कल्ट फिट, उसमें कार्य कर रही हूँ। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई देव संस्कृति विश्वविद्यालय से की है। मैंने मास्टर्स मेनली योगा में ही किया हुआ है और स्कूलिंग जो है वो मैंने गायत्री विद्यापीठ में किया है, शांति कुंज हरिद्वार से। योगा जो है एज अ सब्जेक्ट में मेनली मैंने अपना पैशन फॉलो किया हुआ है। बचपन में पिताजी को देखते थे, वहाँ से हमारी रुचि बढ़ी योगा के प्रति। वो प्राणायाम करते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, आसनास। पर हमारे मेनली स्कूल में गायत्री विद्यापीठ में हमें ऐसा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने के लिए। हमें पता चला कि हम योगा में भी एज अ कम्पिटिटर हम जा सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सब जगह गए। तो मुझे वहाँ से पता चला कि मेरी मेन रुचि जो है वो योगा के प्रति है और इसमें आगे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें आगे। तो मैंने इसी लाइन को चूज़ किया। योगा से लोग समझते हैं कि मेनली हमें एक्सरसाइज करना है, बहुत सारे आसन करने, बस वहीं तक सीमित हो जाता है। पर योग इज़ नथिंग लाइक टू अचीव एन आइडियल बॉडी, टू बी परफेक्ट, टू बी टोटली फिट, सिक्स पैक एब्स, एंड वो सब चीज़ें योग नहीं है। सिर्फ आसन करना योग नहीं है। फिज़िकली फ़िट हो जाएं ठीक है, पर अगर आप मेंटली फ़िट नहीं है, अगर आपके पास मेंटल बैलेंस नहीं है, तो क्या आप स्वस्थ हैं? नहीं। स्वस्थ के अंदर तक दो चीज़ें आती हैं, आपको मेंटली फ़िट भी होना चाहिए, आपको फिज़िकली फ़िट भी होना चाहिए। तो दोनों को जब आप बैलेंस करेंगे तो वो होता है योग। योग हम कह सकते हैं कि जीवन जीने की कला है। हर एक छोटी छोटी बातें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसको उतनी कुशलता से कर रहे हैं तो वो योग है। योगः कर्मसु कौशलम भी कहा गया है गीता में। तो अगर आप छोटे से भी काम कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, घर का कोई काम है, चाहे बड़ा से बड़ा कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसी को आप पूरे लगन से, डेडिकेशन से, कुशलता से करिए तो वो योग है। योग मुख्यतः मेरे जीवन का एक बहुत ही अहम अंग है, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अनुशासन, संयम, धैर्य। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे समय आते हैं जब आप पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि नहीं अब हमसे आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो योग ने मुझे मेनली सिखाया है कि अपने आप को मेंटली बैलेंस कैसे किया जाए। अपने वर्क प्लेस में भी स्टेबल रहना, टिके रहना, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं पहली बार घर से निकली थी बैंगलोर की तरफ, और बैंगलोर में कल्ट फिट में मैं काम कर रही थी। तो वहाँ भी कई सारी ऐसी मुश्किलें आई, कई सारी ऐसी परेशानियाँ आई, जिसे देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे वापस घर चले जाना चाहिए या कुछ दूसरी जॉब देख लेनी चाहिए। बट एज अ ट्रेनर, एज अ योगा ट्रेनर इज़ माई पैशन। तो मुझे वो फॉलो करना था और मैंने उसको करके दिखाया। वो किस कारण से हुआ? सिर्फ मेरी मेंटल स्टेबिलिटी के कारण। जैसे वर्क प्लेस पे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी आपके पास क्लाइंट्स हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट भी होता है, कई बार हमें 60 लोगों को भी संभालना पड़ता है केवल अकेले। तो उसमें जो आपकी एनर्जी लगती है, उसमें जो आपको मेंटली बैलेंस रहना पड़ता है कि किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, कौन बिगिनर है, कौन इंटरमीडिएट है, कौन एडवांस है, तो उनको उनके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, करानी पड़ती है। इवन क्या होता है, कई बार लोग खुद को इंजर्ड भी कर लेते हैं करते करते। तो सारी चीज़ें बैलेंस करना एक जो है वो मैंने योग से सीखा। लोगों का आजकल मेन क्या होता है, बहाना ले सकते हैं आप कि हमारी एज हो गई है या हम बहुत छोटे हैं, नहीं हमारे यहाँ पेन हो रहा है, हमारे वहाँ पेन हो रहा है, हम नहीं कर सकते, किसी के सामने उनको करने में शर्म आती है, हेजिटेशन। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेके वो चूक जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ से। हमारी जो देश की कंडीशन चल रही है, जो आप सबको पता है कोविड की, तो उसमें हमें मेनली सबको एक साथ खड़ा होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, हमारा विल पावर, हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है।
तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना ही होगा। जैसे हमारे विश्व में परिस्थिति चल रही है कोविड की, तो सबके सब क्या है कि घर आ चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति चल रही है। ये बहुत अच्छा है। कम से कम जो दूर थे, अपने परिवार से दूर थे, सब एक साथ मिल के रह रहे हैं घर में। तो कोविड ने एक ये अच्छा काम किया है, पर उसके साथ साथ इतनी बीमारियां लेके आया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें लोगों में बढ़ रही हैं। लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब घर में बैठे रहना, काम चल रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, पर वो क्या है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देता है। तो योग से मुख्यतः ऐसी कंडीशन पे संयम रखना, धैर्य रखना, ये हमें सीखना चाहिए। अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाइए, दिनचर्या बनाइए, जिसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका सुबह का जो भी है स्नान, ध्यान, जो भी है पूजा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी अपने मेंटल फिटनेस के लिए भी और फिज़िकल फिटनेस के लिए भी थोड़ा सा आसन प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, तो आप खुद में अनुभव करेंगे कि उसका क्या परिणाम होता है। और उसके बाद आपका जो भी है काम है, उसमें आप कर सकते हैं। तो आजकल मैंने यही देखा है कि मेनली कोरोना में लोग बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अपने वर्कलोड के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगी कि आप योग के मार्ग पे आइए, थोड़ा सा समय दीजिए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा काफ़ी है। You are already in pain, you are already hurt, just get reward from it, just fight। मतलब कि आप बहुत दर्द में हैं, हम सारी कंडीशंस देखते आ रहे हैं, इतने महीनों से ये चल रहा है, पर हमें इससे सीखना चाहिए, हमें इसके पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए, ना कि खुद को उसमें इन्वॉल्व कर दें। मैं बस यही कहना चाहूँगी, देयर इज़ नो वे टू द हैप्पीनेस। खुशियों को पाने का कोई रास्ता नहीं होता, हैप्पीनेस इटसेल्फ इज़ द वे। आई विल बी वेरी ग्लैड कि मुझे ये मौका दिया गया, ये अवसर दिया गया कि मैं आप सब तक अपनी बातें पहुंचा सकूं, अपनी बातें शेयर कर सकूं। आदरणीय चिन्मय भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, DSV की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बातें आपके सामने रखने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता साहू जी। आपने योग को सामान्य जीवन के साथ जोड़कर जिस प्रकार हम लोगों को अपना अनुभव साझा किया है, वह अपने आप में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। देव टॉक सीरीज लर्न फ्रॉम लीडर के एपिसोड 9 के समापन की ओर बढ़ते हुए हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का, और उन सभी स्पीकर्स का जिन्होंने अपने जीवंत अनुभव हमारे बीच, और साथ ही साथ उन सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब के साथ जुड़े। साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राप्त कर सकें। साथियों, देव टॉक्स लर्न फ्रॉम लीडर के पुराने एपिसोड्स को देखने के लिए आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।